हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी थर्ड यूनिट दैट इज प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। ठीक है, तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का मतलब है कि ऐसा टाइट्रेशन जहां पर प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा हो। तो नाम से ही इंडिकेट हो रहा है प्रेसिपिटेशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड इन अ सोल्यूशन। अगर आपने कोई भी सोल्यूशन लिए हैं और उसमें सॉलिड फॉर्म हो रहा है तो ऐसे टाइट्रेशंस को आप प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन कहते हैं। और वो सॉल्युबल प्रोडक्ट जो प्रोडक्ट सॉलिड फॉर्म हो रहा है वो आपको विजिबल होता है, दिखाई देता है। ठीक है, तो तभी आप उसको डिटेक्ट कर पाते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसमें यह आता है कि जो भी आपका प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल कोई भी दो सोल्यूशन है, ठीक है, इन दो सोल्यूशन में कोई एक आयन है, दूसरे में दूसरा आयन है, तो ये दोनों मिलकर प्रेसिपिटेट बना रहे हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो आयनिक कंपाउंड्स हैं, दो डिफरेंट आयनिक कंपाउंड्स हैं, उनको मिक्स किया गया है, इनके सॉल्यूशंस को मिक्स किया गया है और इन्होंने एक इनसॉल्युबल सॉलिड, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म कर लिया है और ये सेपरेट हो गए हैं सोल्यूशन से। सेपरेट होने का मतलब ये है कि जब कोई भी बीकर है उसमें आपने सोल्यूशन फॉर्म में कुछ रिएक्शन करा रहे हो और कोई भी प्रेसिपिटेट जो है वो वहाँ पर आपको अलग से दिखाई देने लग जाता है, तो आप कहते हो कि जो प्रेसिपिटेट है वो सेपरेट आउट हो गया है। इसी में एक एग्जाम्पल हम लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट का। ठीक है, इस एग्जाम्पल से क्या हमें समझ में आता है कि जो सिल्वर नाइट्रेट है इसका एक सोल्यूशन होगा, NaCl का एक सोल्यूशन होगा। तो सिल्वर नाइट्रेट के सोल्यूशन में से हमें Ag आयन मिल रहा है, आयनिक स्पीशीज मिल रही है, और NaCl के सोल्यूशन से हमें एक आयनिक स्पीशीज Cl नेगेटिव मिल रही है। इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया, एक प्रेसिपिटेट बना दिया AgCl। ठीक है, तो इस टाइट्रेशन को हम कहेंगे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन। अब ऐसे टाइट्रेशन जहां पर आपको सिल्वर आयन दिख जाता है, Ag जहां पर आपको दिख रहा है टाइट्रेशन के अंदर, ऐसे टाइट्रेशन, ऐसे प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशंस अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशंस भी कहलाते हैं। ठीक है, जहां पर भी आपको Ag दिखता है उसको आप अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन कह दीजिए आंखें बंद करके, राइट। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो गया। तो बहुत ही जर्नल से अगर हम एक लाइन में इसको बोलना चाहें तो प्रेसिपिटेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू आयनिक स्पीशीज टू फॉर्म प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पर एक टर्म आ रहा है इनसॉल्युबल प्रोडक्ट। ठीक है, इसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। इसका मतलब कहीं ना कहीं सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट से भी है। ठीक है, तो जो आपका सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स की हम बात करते हैं उस पे कहीं ना कहीं इसका प्रिंसिपल बेस्ड होता है। ठीक है, यानी कि ये डिपेंड करेगा सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के ऊपर। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है नेक्स्ट हमें बोलेंगे। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट्स को समझने से पहले ज़रूरी है हमें ये पता हो कि सॉल्युबिलिटी होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी सोल्यूशन है अगर आपका, उसमें आपने कोई भी सॉल्ट जो है वो डिसॉल्व कर रखा है, जिसको मैंने BA से रिप्रेजेंट किया है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई भी सॉल्ट डिसॉल्व करा हुआ है तो एक एक्सटेंट होगा जहाँ तक वो सोल्यूशन में डिसॉल्व हम उसे कर पाएंगे। मान लीजिए हमने 100 ml वाटर ले रखा है और उसमें रूम टेम्परेचर पे 25 ग्राम सॉल्ट, ये जो BA है, ये डिसॉल्व हो सकता है। इसका मतलब है कि इसकी जो सॉल्युबिलिटी है वो 25 ग्राम है। अब 25 ग्राम से हम 1 ग्राम भी ज़्यादा अगर इसमें ऐड करेंगे तो वहाँ पर आपको प्रेसिपिटेट दिखाई करते हुए लग जाएगा, यानी कि इससे ज़्यादा सॉल्ट इसमें डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इसकी सॉल्युबिलिटी 25 ग्राम ही है। तो अब आती है बात कि सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कहाँ से आता है पिक्चर में। तो अगर ये मान लीजिए रिएक्शन है जिसको हमने सॉल्ट है जिसको हमने सोल्यूशन के अंदर डिसॉल्व कर रखा है,
तो अगर हमने 25 ग्राम हमने डिसॉल्व कर रखा है तो इसके अंदर मान लीजिए ये सॉल्ट हो गया, 2 आयंस के फॉर्म में ये डिसॉल्व होगा। ठीक है, तो ये 2 आयंस हैं, तो ये आयंस इस समय इसमें क्योंकि कंप्लीटली डिसॉल्व हो चुका है तो आयनिक फॉर्म में इसमें घूम रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारे हैं। अब अगर 25 ग्राम से हम थोड़ा भी इसमें ज़्यादा अगर ऐड करते हैं तो ये 25 ग्राम जो था वो तो आपका आयनिक फॉर्म में इसमें डिसॉल्व है, नेगेटिव है ये, बी पॉजिटिव, तो ये तो आयनिक फॉर्म में इसके अंदर है, लेकिन 25 ग्राम के अलावा जितना भी है वो प्रेसिपिटेटेड फॉर्म में यहाँ पर आपको मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब ये एक इक्विलिब्रियम मेंटेन करती है रिएक्शन, जो कि यहाँ पर शो हो रही है कि जो सॉल्ट था आपका, सॉल्ट डिसॉल्व हो गया अपनी सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग, तो आयनिक फॉर्म में वो ऐसे मिलेगा, जितनी भी उसकी सॉल्युबिलिटी होगी उस उतने ही रेशियो में आयनिक फॉर्म में मिलेगा, उसके बाद वो सॉलिड फॉर्म में आपको दिखाई देगा द प्रेसिपिटेट। ठीक है, तो अगर हम इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना चाहे तो कैसे लिखते हैं, के सॉल्युबिलिटी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट सॉल्युबिलिटी का इक्वल्स टू पहले आयंस का कंसंट्रेशन, उसके बाद सॉल्ट का कंसंट्रेशन। ठीक है, तो ये इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। अब यहाँ पर ये जो टर्म आपको सॉलिड दिख रहा है, सॉलिड Ba इंटू Ks सॉल्युबिलिटी है जो, तो ये टर्म जो है हमारा कांस्टेंट है। और ये कांस्टेंट क्यों है, क्योंकि देखिए अगर सॉल्युबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसॉल्व हो रखा है आपका जो ये आयंस है इस सोल्यूशन के अंदर, तो आपका जितना अमाउंट जो है डिसॉल्व नहीं हुआ है, यानी कि जो सॉल्ट फॉर्म में है, दैट विल बी ऑलवेज कांस्टेंट, वो डेफिनेट अमाउंट होगा। ठीक है, तो वो क्या कांस्टेंट होगा, तो इस पूरे टर्म को हम लिख सकते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट विल बी लाइक दिस। तो ये क्या हो गया, आपके दोनों आयंस, ठीक है, ये जो दोनों आयंस प्रेजेंट है इस सोल्यूशन के अंदर, ये जो सोल्यूशन था इसके अंदर जो दोनों आयंस प्रेजेंट हैं उनका जो प्रोडक्ट है दैट इज कॉल्ड KSP। ठीक है, कांस्टेंट। अब KSP अभी हमें इस कंडीशन से दिखाई दे रहा है जब KSP बराबर है इसके मतलब इसके जो कंसंट्रेशन जो आयन है वो इक्वल टू KSP अगर है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट के जो उसका कांस्टेंट है उसके बराबर है, तो इसका मतलब इस समय हमारा सोल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड फॉर्म में है। यानी कि अब इससे ज़्यादा इसमें अगर आप एक भी मॉलिक्यूल इसमें ऐड करते हो इस सॉल्ट का, तो वो प्रेसिपिटेट हो जाएगा, वो आयनिक फॉर्म में नहीं होगा। तो यानी कि ये जो कंडीशन है इटसेल्फ शो कर रही है सैचुरेटेड सोल्यूशन को, यानी कि सोल्यूशन क्या है, सैचुरेटेड है। अब इस इक्वेशन से एक चीज़ और क्लियर है, अगर ये आयनिक प्रोडक्ट ज़्यादा होगा, ठीक है, इन दोनों आयंस का कंसंट्रेशन अगर ज़्यादा होगा इस आपकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से, तो क्या होगा, इफ इसको भी कंडीशन बना लेते हैं, इफ KSP इज लेस देन B प्लस एंड A माइनस, तो आपका प्रेसिपिटेशन हो जाएगा। तो डेफिनेटली अगर ये KSP अचीव नहीं हो पाएगा, मान लीजिए आपका KSP जब तक ज़्यादा है, जब तक ये कंसंट्रेशन कम चल रहा है सॉल्युबिलिटी, ये जो इनके आयंस हैं इनका कंसंट्रेशन के प्रोडक्ट जो है वो कम आ रहा है, तब तक आपका प्रेसिपिटेशन नहीं होगा, यानी PPT फॉर्म नहीं होगा। तो जब भी KSP ज़्यादा होता है उस समय आपका प्रेसिपिटेशन नहीं हो सकता रिएक्शन में। तो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन का एक रिक्वायरमेंट है, दैट इज कि हमारा जो KSP होता है वो लेस होना चाहिए ऑलवेज,
लो होना चाहिए। ठीक है, ऐसे सॉल्ट्स जिनका KSP लो है, ऐसे सॉल्ट्स का अच्छा प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन हो पाता है। तो ये एक रिएक्शन की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, इस जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से हमारे देखने को मिली। दूसरी रिक्वायरमेंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये है कि हमारे जो रिजल्ट हैं वो डिटेक्टेबल होना चाहिए। ठीक है, और डेफिनेटली प्रेसिपिटेशन है, तो प्रेसिपिटेशन हो रहा है इसका मतलब हमें इनसॉल्युबल, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल प्रोडक्ट चाहिए, जो कि यहाँ पर भी मैंने मेंशन किया हुआ है। देखिए, इनसॉल्युबल प्रोडक्ट हमें मिलना चाहिए प्रैक्टिकली। तो एक रिक्वायरमेंट ये हो गई। तो कुछ रिएक्शन की ये कुछ रिक्वायरमेंट है, जिनमें से एक ये भी है कि को प्रेसिपिटेट फॉर्म नहीं होना चाहिए रिएक्शन में। अगर इन आयंस के अलावा कोई और किसी और चीज़ के साथ प्रेसिपिटेशन हो रहा है तो आपके जो रिजल्ट्स हैं वो एक्यूरेट नहीं होंगे। दैट इज कॉल्ड कि को प्रेसिपिटेशन इम्प्योरिटीज की वजह से नहीं होना चाहिए। और आपका जो इक्विवेलेंस पॉइंट है यानी एंड पॉइंट है वो डिटेक्टेबल हो इजीली। एक पॉइंट ये भी इम्पॉर्टेंट है। और आपकी जो रिएक्शन है वो कंपैरेटिवली रैपिड हो, जल्दी हो, क्योंकि अगर KSP लो होगा तो ये प्रेसिपिटेशन उतना ही फास्ट होगा और आपकी जो रिएक्शन है कंपैरेटिवली रैपिड होगी और आपको एक क्वांटिटेटिव अमाउंट देखने को मिलेगा, यानी कि आप एक अच्छे अमाउंट में प्रेसिपिटेट फॉर्म होगा तो वो डिटेक्टेबल होगा। करेक्ट। अब अगर हम बात करते हैं कि ये जो आपको रिएक्शन दिख रही है इसके ऊपर किस चीज़ का क्या इफेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है, सॉल्युबिलिटी का क्या इफेक्ट हो सकता है, सॉरी एसिडिटी का क्या इफेक्ट हो सकता है। तो और अगर हम सॉल्वेंट ही बढ़ा दें जिसमें हमने उसे डिजोल्व किया है उसका क्या इफेक्ट हो सकता है। तो किस चीज़ का क्या इफेक्ट पड़ रहा है इसको देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इफेक्ट ऑफ pH ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ प्रेसिपिटेट। अभी हमने ये एक सॉल्ट था हमारा, ठीक है, जो कि सॉल्युबलाइज हो गया और आयनाइज हो गया। ठीक है, ये सॉल्ट था जो कि सॉल्युबलाइज होके आयनाइज हो गया है B और A आयंस में, एनाइंस एंड कैटाइंस में। ठीक है, तो यहाँ आप देख रहे हो एनाइन है, ये कैटाइन है। फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका जो सॉल्ट है ये सॉल्ट है आपका वीक एसिड का सॉल्ट है। ठीक है, तो वीक एसिड का सॉल्ट है और हमने इसमें एसिड और डाल दिया। तो एसिड जब इसमें हमने और डाला तो एसिड एसिड डिसोसिएट होगा। तो यहाँ आपको क्या दिखाई दे रहा है, कॉमन आयन दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब एसिड और डालने की वजह से यानी अगर हम H आयन और इंक्रीज करते हैं, ठीक है, H आयन और इंक्रीज कर रहे हैं, तो H आयन इंक्रीज करेंगे अगर, यानी एसिडिटी को हम बढ़ा रहे हैं, यानी pH को हम डिक्रीज कर रहे हैं। तो pH जब हमारा डिक्रीज हो रहा है तो क्या करना होगा, यानी कि H आयन बढ़ रहा है। नंबर ऑफ H आयन्स बढ़ेंगे तो ये जो रिएक्शन आपको दिखाई दे रही है ये रिएक्शन आपकी बैकवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, क्योंकि जैसे ही H आयन बढ़ेंगे तो ये ज़्यादा होगा यहाँ पर और इसकी वजह से ये जो बैकवर्ड डायरेक्शन होगा रिएक्शन का ये फेवर करेगा। यहाँ बैकवर्ड डायरेक्शन फेवर करेगा तो ये कॉमन आयन इफेक्ट जो होगा वो कम होना शुरू हो जाएगा। जब कॉमन आयन इफेक्ट कम होना शुरू हो जाएगा यानी कि ये जो BA है आपका जो वीक एसिड का सॉल्ट है ये और ज़्यादा डिसोसिएट होने लग जाएगा। और ज़्यादा डिसोसिएट यानी कि ये रिएक्शन इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी कि और ज़्यादा डिसॉल्व हो रहा है। और ज़्यादा डिसॉल्व हो रहा है मतलब कि इसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है। तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो रही है यानी pH डिक्रीज करने पर सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है। ठीक है, अब एक चीज हमें ध्यान रखना है, हम यहाँ प्रेसिपिटेशन कराना चाह रहे हैं। ठीक है, हमें प्रेसिपिटेशन को फेवर करना है ना कि उसकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करानी है। तो हमें ध्यान रखना है कि हमारी सॉल्युबिलिटी कम रहे। ठीक है, तो हमारी उस तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए। तो हमें
पीएच जो है वो कम रखना चाहिए, ठीक है, यानी एसिडिटी हमारी ज़्यादा होगी तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, रखना चाहिए नहीं, सॉरी, पीएच हमें कम नहीं रखना चाहिए। तो पीएच अगर बहुत कम होगा तो हमारी सॉल्युबिलिटी बढ़ती चली जाएगी, सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी तो हमें प्रेसिपिटेशन के अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो टेम्परेचर हम इंक्रीज करेंगे तो डेफिनेटली सॉल्युबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगा। इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर तो आयंस ज़्यादा जनरेट होंगे, आयंस ज़्यादा जनरेट होंगे तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम टेम्परेचर ज़्यादा बढ़ाएंगे तो हम सॉल्युबिलिटी को और इन्हांस करने वाले हैं, यानी कि हमें एक बैलेंस टेम्परेचर लेके चलना है अगर हमें सॉल्युबिलिटी ज़्यादा बढ़ानी नहीं है। दूसरी एक चीज़ ये होती है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो किसी भी सोल्यूशन को बनाने के टाइम पर तो उसमें इम्प्योरिटीज़ डिजॉल्व होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं और फाइनली आप सैचुरेटेड सोल्यूशन, सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन बना लेते हो। उसके बाद जब प्रेसिपिटेशन आता है वापस से, क्योंकि टेम्परेचर जब डाउन होता है तो प्रेसिपिटेशन होना शुरू हो जाता है और उस समय को प्रेसिपिटेशन के चांसेस बहुत रहते हैं। इसलिए टेम्परेचर का ध्यान रखना इसलिए ही इम्पॉर्टेंट है, इसीलिए ये पॉइंट आपको बताया जा रहा है कि बहुत हाई टेम्परेचर पर हमें कोई भी रिएक्शन, ये जो प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन है, नहीं करने हैं। बिकॉज क्या होता है, जैसे AgCl है, फॉर एग्जाम्पल AgCl की सॉल्युबिलिटी कुछ है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल 1 ही ग्राम लीजिए, 1 ग्राम या फिर 1.7 ग्राम समथिंग होती है 10 डिग्री पर, तो पर लीटर में इतना डिजोल्व हो रहा है। लेकिन जैसे ही हमने टेम्परेचर 100 डिग्री कर दिया तो 100 डिग्री टेम्परेचर पे वो 21 ग्राम डिजोल्व होने लग गए। इसका मतलब कि आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो आपकी सॉल्युबिलिटी बहुत एनहांस हो गई, लेकिन उसमें क्या है, इम्प्योरिटी डिजोल्व होने के चांसेस होते हैं। ऐसे भी सॉल्ट्स होते हैं, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं जो कि जिन पर इस टेम्परेचर का बहुत कम इफेक्ट पड़ता है, लेकिन फिर भी ज़्यादातर ऐसे ही हैं। मैक्सिमम इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स हमारे ऐसे होते हैं जो कि जिनकी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज करने पर। तो अगर हम सॉल्वेंट्स की बात करें, वाटर की बात करें, तो डेफिनेटली वाटर में डाइपोल मूवमेंट होता है, आयंस होते हैं, तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, एक इलेक्ट्रोलाइट इफेक्ट देगा सॉल्युबिलिटी के लिए, ठीक है, वाटर होगा। लेकिन अगर हम ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की बात करें, ठीक है, तो मैक्सिमम जितनी भी इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट ऐड करने से उनकी जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स रिड्यूसेस द सॉल्युबिलिटी, ठीक है। तो यानी कि अगर हम ऐड करते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट सच एज मिथाइल, इथाइल प्रोपाइल अल्कोहल टाइप के सॉल्वेंट्स को हम यूज करते हैं और उन्हें ऐड करते हैं तो हमारा जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। यानी कि जब आप अपना प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन करने जा रहे हैं तो आप ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपका जो वाटर है, आयनिक सॉल्वेंट है, उसको हम ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेंगे। बिकॉज आयनिक सॉल्वेंट्स यानी या फॉर एग्जांपल वाटर को अगर हम ऐड करते हैं तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी और आपका जो टाइट्रेशन है वो हिंडर होगा, यानी कि आपका जो प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है वो स्लो होगा, ठीक है, तो उसका इफेक्ट होगा। तो इसका मतलब हमें सॉल्यूशंस को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट नहीं रखना है, ठीक है। तो इसका कुछ एक्यूरेट प्रेसिपिटेशन अचीव करने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं। जो पहला पॉइंट यही है, द कंसंट्रेशन ऑफ एनालाइट एंड प्रेसिपिटेट शुड बी ग्रेटर, ठीक है, एंड द सॉल्यूशन शुड नॉट बी वेरी डाइल्यूट। अगर ग्रेटर कंसंट्रेशन होगा यानी कि सॉल्युबिलिटी क्या होगी, कम होगी, तो सॉल्युबिलिटी कम होगी यानी हमें ग्रेटर एक्यूरेसी से रिजल्ट हमें मिल पाएंगे एंड पॉइंट के ऊपर, यानी कि स्मॉलर KSP जो कि हमने सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट बोला था, मींस ग्रेटर वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। तो ये कुछ पॉइंट हैं
जिनमें से अगर हम देखिए, एक दूसरी चीज़ ये है कि अगर हम रिएजेंट का अमाउंट ज़्यादा ले लेते हैं तो जो भी हमने यूज़ कर रहे हैं सॉल्यूशंस, तो उनमें जो ज़्यादा कंसंट्रेशन होगी, यानी मान लीजिए Ag की ज़्यादा कंसंट्रेशन है, तो डेफिनेटली जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा, आयनिक प्रोडक्ट होगा, वो ज़्यादा हो जाएगा। तो आयनिक प्रोडक्ट जब ज़्यादा हो जाएगा तो डेफिनेटली हमारा प्रेसिपिटेशन जो होगा हाई होगा। जैसे कि अगर हम किसी सोल्यूशन में AgCl बना रहे हैं, ठीक है, हमारा सॉल्ट AgCl बन रहा है और हमने PAG को बढ़ा दिया, मतलब Ag की कंसंट्रेशन उसमें ज़्यादा दे दी। इसका मतलब हम उसे एक सीड प्रोवाइड कर रहे हैं, सीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं ज़्यादा AgCl बनने के लिए। तो हमने एक आयन और उसको एनहांस करने के लिए, बेटर इक्विवेलेंस पॉइंट अचीव करने के लिए, हमने रिएजेंट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दिया। ठीक है, स्मॉलर KSP वाला पॉइंट हम डिस्कस कर ही चुके हैं। स्मॉलर KSP होगी तो इसका मतलब है कि कंप्लीट मोर प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा और शार्प इक्विवेलेंस पॉइंट मिलेगा। तो इन दोनों पॉइंट्स को देखते हुए अगर हम बोथ KSP एंड रिएजेंट कंसंट्रेशन को बढ़ाते हैं, जो कि ये दोनों मैटर करते हैं, ठीक है, चॉइस एंड यूज ऑफ एंड पॉइंट एंड इंडिकेटर के लिए, राइट। तो इन सारे पॉइंट्स से आगे हम नेक्स्ट चलेंगे अपने मेन टॉपिक की तरफ, दैट इज अर्जेंटियोमेट्रिक टाइट्रेशंस, जिसमें हम पढ़ेंगे मेनली अबाउट प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन के अंदर Ag आयन की टाइट्रेशन के बारे में, दैट इज कॉल्ड अर्जेंटियोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो ये रिक्वायरमेंट्स हमने उसकी पढ़ ली हैं कि क्या क्या ऑब्जर्वेशंस हैं इस टाइट्रेशन को प्रोसीड करने के लिए, ठीक है। अब हमारे पास 3 मेथड्स हैं जो कि हम जनरली इस सेमेस्टर में पढ़ेंगे। एक और मेथड होता है गे-लुसेक मेथड, जो कि विदाउट इंडिकेटर मेथड है, वो भी होता है, लेकिन हमारे इस सेमेस्टर में मोर्स टाइट्रेशन, वोलार्ड टाइट्रेशन एंड फजास टाइट्रेशन, ये 3 टाइप के टाइट्रेशंस हैं जो कि एंड पॉइंट डिटरमाइन किया जाता है, जिनकी हेल्प से अलग अलग आयंस को प्रेसिपिटेट किया जाता है। जैसे कि मोहर्स टाइट्रेशन है, उसमें हम जनरली AgCl का प्रेसिपिटेशन कराते हैं, यानी क्लोराइड आयन डिटेक्ट करते हैं, करेक्ट। तो वोलार्ड्स मेथड से भी हम क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का डिटेक्शन कर सकते हैं। लेकिन ये तीनों ही जो मेथड्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर्स में, आने वाले लेक्चर्स में, उन तीनों की टेक्निक अलग है, थोड़ी सी है तीनों अर्जेंटियोमेट्रिक टाइट्रेशन, लेकिन इनका एंड पॉइंट डिटेक्शन जो डिटर्मिनेशन है वो अलग तरीके से है। तो उसको पढ़ने के लिए हमें कनेक्टेड रहना पड़ेगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए इसकी कंसेप्ट को समझिए। ऑल द बेस्ट, बाय।